Jai Hind everyone. Let us continue our journey by continuing the chapter Major Physiographic Divisions of India. इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में इस चैप्टर का मेजर पार्ट कवर कर लिया। अब हम शुरू करेंगे द पेनिसुलर प्लेट्यू से। पेनिसुलर प्लेट्यू, सबसे पहले तो पेनिसुला होता क्या है? पेनिसुला वो लैंड होती है जो तीन साइड से पानी से घिरा होता है। जैसे अपना साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है इंडिया का, ये देखो, ये एक ट्रायंगुलर शेप बना हुआ है जो तीन साइड से पानी से घिरा हुआ है, इसको बोलते हैं पेनिसुला। और जो इंडियन पेनिसुला है वो एक टेबल लैंड की फॉर्म में है, मतलब कि यहाँ पे प्लेट्यू बने हुए हैं, इसलिए इसको साउथवर्ड एक्सटेंशन जो इंडिया का है इसको हम पेनिसुलर प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। प्लेट्यू एक टेबल लैंड होता है जो कि ऊपर से फ्लैट तो होता है लेकिन जमीन से हल्का सा उठा होता है, इस टाइप का, इसको हम बोलते हैं प्लेट्यू यानी कि पठार। ठीक है, तो इसके बारे में देखेंगे। इसको भी हमने दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया है, सेंट्रल हाईलैंड और डेक्कन प्लेट्यू। इससे पहले कि हम देखते हैं कि जो डेक्कन प्लेट्यू है वो एक ओल्डेस्ट लैंड मास का हिस्सा है जिसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। गोंडवाना लैंड क्या है? अर्थ पे जब एक सिंगल कॉन्टिनेंट था और एक सिंगल ओशियन था, उसका नाम था, सिंगल कॉन्टिनेंट था जिसका नाम था पेंजिया, और सिंगल सुपर ओशियन था जिसका नाम था पेंथालासा। और पेंजिया को फर्दर, पेंजिया जब टूटने के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, तो ऊपर वाला पार्ट जो था उसको हम अंगारा या लोरेंशिया लैंड के नाम से जानते हैं, और नीचे वाला पार्ट जो था गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता था। और इसी गोंडवाना लैंड से टूटकर इंडिया का साउथर्न पार्ट बना है। जो पेनिसुलर प्लेट्यू है वो इसी गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, इसीलिए ये ओल्डेस्ट लैंड मास के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से बाद में चलकर ब्लैक सॉइल्स का फॉर्मेशन होता है। तो देखो, जो सेंट्रल हाईलैंड है और डेक्कन प्लेट्यू है वो उनको डिवाइड करते हैं नर्मदा रिवर और विंध्याचल माउंटेन्स। इनके नॉर्दर्न पार्ट जो है उसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं और इनका साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। द पेनिसुलर प्लेट्यू इज अ टेबल लैंड कंपोज्ड ऑफ ओल्ड क्रिस्टलाइन, इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये एक ओल्ड क्रिस्टलाइन और इग्नियस मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, ओल्डेस्ट लैंडमास का हिस्सा है, और वहां पे फर्दर वॉल्केनिक इरप्शन होने की वजह से जो लावा और मैग्मा बाहर निकलकर सॉलिडिफाई हुआ, और उसके सॉलिडिफाई होने की वजह से जो ब्लैक सॉइल्स का और जो मेटामॉर्फिक और इग्नियस रॉक्स का फॉर्मेशन होता है, उसकी वजह से पेनिसुलर प्लेट्यू का फॉर्मेशन हुआ है। This plateau consists of two broad divisions, namely Central Highland and the Deccan Plateau. The part of the Peninsular Plateau lying north of the Narmada River covering a major part of Malwa Plateau. यही मैंने बताया, देखो यहाँ से नर्मदा रिवर फ्लो करती है यहाँ से, और इस नर्मदा रिवर के नॉर्थ में जो हिस्सा है पेनिसुलर प्लेट्यू का उसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, और इसका साउथवर्ड एक्सटेंशन जो है उसको हम डेक्कन प्लेट्यू के नाम से जानते हैं। ओके, देखो, और जो सेंट्रल हाईलैंड का जो मेजर पार्ट है वो मालवा प्लेट्यू कवर करता है। मालवा प्लेट्यू यहाँ पे पाया जाता है और इस सेंट्रल हाईलैंड का मेजर पार्ट कवर करता है मालवा प्लेट्यू। ठीक है, नेक्स्ट देखो, द विंध्याचल रेंज इज बाउंडेड बाय सतपुड़ा रेंज ऑन द साउथ एंड अरावलीज ऑन द नॉर्थ वेस्ट। अरावली माउंटेन्स जो दिल्ली से लेकर गुजरात तक फैले हुए हैं, ये इसके नॉर्थ वेस्ट एक्सटेंशन है। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब देखो सेंट्रल हाईलैंड के बारे में देखते हैं। सेंट्रल हाईलैंड आर वाइडर इन द वेस्ट बट नैरोवर इन द ईस्ट। ये देखो, हम इस डायग्राम के थ्रू भी देख सकते हैं। ईस्ट में ये बहुत छोटे हैं, नैरो है, यानी कि सकड़े हैं सेंट्रल हाईलैंड, जबकि वेस्ट में देखा जाए तो इनकी चौड़ाई ईस्ट के कंपैरिजन में वेस्ट में काफी ज्यादा है। नेक्स्ट देखो, जो सेंट्रल हाईलैंड है उसको लोकली अलग अलग नाम से जाना जाता है। जैसे यहाँ पे बुंदेलखंड, बघेलखंड और छोटा नागपुर प्लेटू इसका मेजर पार्ट कवर करते हैं सेंट्रल हाईलैंड का। फिर देखो, द डेक्कन प्लेटू इज अ ट्रायंगुलर लैंडमास दैट लाइज टू द साउथ ऑफ द रिवर नर्मदा। हमने देखा था यहाँ से नर्मदा रिवर निकलकर बहती है। नर्मदा रिवर के जो ऊपर वाला पार्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट है, उसको हम सेंट्रल हाईलैंड के नाम से जानते हैं, और जो उसका साउथवर्ड एक्सटेंशन है उसको हम डेक्कन प्लेटू के नाम से जानते हैं। तो इस पे देखो, द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इट्स ब्रॉड बेस इन द नॉर्थ वाइल द महादेव, the Kemur Hills and the Maikal Hills range from its eastern extension. डेक्कन प्लेटू के मेजर हिल्स के नाम दिए गए हैं, महादेव हिल्स, मैकाल हिल्स, ये सारी हिल्स डेक्कन प्लेटू पे पाई जाती हैं। इसके अलावा इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन भी है,
जैसे कि गारो, खासी और जैंतिया की जो पहाड़ियां हैं, जिनके ऊपर मेघालय जो स्टेट है वो सिचुएटेड है, जहाँ पे इंडिया की हाईएस्ट रेनफॉल मौसिनराम में होती है। वो स्टेट मेघालय कहाँ पे सिचुएटेड है? गारो, खासी और जैंतिया जो हिल्स हैं इन पे जो ये सिचुएटेड है। और ये किसका हिस्सा है? डेक्कन प्लेटू का हिस्सा है, जो इसका ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है। नेक्स्ट देखो, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन के बारे में, जो कि है ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। इंडिया की ईस्टर्न और वेस्ट एजेस पर बने हुए हैं। देखो, वेस्ट कोस्ट की तरफ वेस्टर्न घाट्स बने हुए हैं और ईस्टर्न कोस्ट की तरफ ईस्टर्न घाट्स बने हुए हैं। ईस्टर्न घाट्स इरेगुलर है, इनकी हाइट कम है, इरोडेड है, और यहाँ पे जो ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है वो काफी ब्रॉड पाए जाते हैं। उसके कंपैरिजन में वेस्टर्न घाट्स रेगुलर है, इनकी हाइट ज्यादा है और इनका जेंटल स्लोप ईस्ट की तरफ है। और इसके कंपैरिजन में यहाँ पे जो प्लेन्स है वो नैरोअर है और यहाँ पे पोर्ट सिटीज ज्यादा पाई जाती है। अब देखते हैं नेक्स्ट इसके बारे में। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेस ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू रेस्पेक्टिवली। वेस्टर्न घाट लाई पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट, दे आर कंटिन्यूअस एंड कैन बी क्रॉस थ्रू पासेस ओनली। यही मैंने बताया, ये वेस्ट कोस्ट की तरफ पाए जाते हैं वेस्टर्न घाट और कंटिन्यूअस हैं, इनके बीच में गैप नहीं है, इनको सिर्फ पासेस के थ्रू ही इनको पार किया जा सकता है, सिर्फ पासेस के थ्रू ही। नेक्स्ट देखो, द वेस्टर्न घाट्स आर हायर देन द ईस्टर्न घाट्स, देयर एवरेज एलिवेशन इज 900 to 1600 मीटर्स। इनकी हाइट भी काफी ज्यादा है। वेस्टर्न घाट्स की हाइट देखा जाए, इनका एलिवेशन इनके कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। 900 से लेकर 1600 मीटर तक की वेस्टर्न घाट की हाइट पाई जाती है, जबकि इसके कंपैरिजन में ईस्टर्न घाट काफी ज्यादा इरोडेड है, इरेगुलर, और इनकी हाइट्स कम पाई जाती है। नेक्स्ट देखो, द ईस्टर्न घाट स्ट्रेंथ फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ, द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूअस एंड इरेगुलर एंड डिसेक्टेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग इनटू द बे ऑफ बंगाल। ये लिखा हुआ है, देखो डिसकंटिन्यूअस है और इरेगुलर है। इसका रीजन क्या है? इसमें एक जो यहाँ से नदियां निकल कर आती हैं वो बे ऑफ बंगाल में जाके गिरती हैं, और इससे हमें ये भी पता चलता है जो यहाँ का जेंटल स्लोप है वो वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्टर्न घाट की तरफ है। और ये हमें कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ से जो नदियां निकल कर आई वो बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में जाकर ड्रेन हुई, और यहाँ पे ड्रेन होने का मतलब है कि यहाँ का स्लोप इधर यहाँ से जेंटल स्लोप है जो कि ईस्टर्न घाट की तरफ जाता है, क्योंकि नदियां जो वेस्टर्न घाट से निकलती है वो ईस्टर्न घाट की तरफ जाती है, और इन्हीं की वजह से ईस्टर्न घाट इरोडेड है और इरेगुलर है। नेक्स्ट देखो, द वेस्टर्न घाट कोज ओरोग्राफिक रेन बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट winds to rise along the western slope of the ghats. The western ghat are known by different local names. देखो, वेस्टर्न घाट को अलग अलग लोकल नेम से भी जाना जाता है, और इसका एक इंपॉर्टेंट नेम ये भी है सह्याद्री। वेस्टर्न घाट को हम सह्याद्री के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा देखो, इसका हमने देखा इनका स्लोप जो है वो ईस्टर्न घाट की तरफ है, और एक इंपॉर्टेंट टर्म है यहाँ पे ओरोग्राफिक रेनफॉल। ओरोग्राफिक रेनफॉल क्या होती है? यहाँ पे देखो वेस्टर्न घाट सिचुएटेड है। हमारे इंडिया में जब मानसून आता है, साउथ वेस्ट मानसून, तो यहाँ से जो मॉइस्ट विंड आई और जब बादल यहाँ पे काफी हैवी हो जाते हैं, ऊपर उठ जाते हैं, और काफी हैवी होने के बाद उनको और ऊपर उठने के लिए जगह नहीं मिलती बिकॉज ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और वो यहीं पे सेचुरेट हो जाते हैं। इसका मतलब जो इन वेस्टर्न घाट्स की वजह से, जो माउंटेन्स की वजह से मॉइस्चर कंटेन नहीं कर पाया क्लाउड्स और बारिश हो गई, उसको हम बोलते हैं ओरोग्राफिक रेनफॉल। यानी माउंटेन्स की वजह से जो रेनफॉल हुई है उसको हम ओरोग्राफिक रेनफॉल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, द हाईएस्ट पीक इंक्लूड्स अनाईमुड़ी एंड द डोडा बेटा महेंद्रगिरी इज द हाईएस्ट पीक इन ईस्टर्न घाट। देखो, ईस्टर्न घाट्स की हाईएस्ट पीक का नाम है महेंद्रगिरी, और डोडा बेटा है नीलगिरी की हाईएस्ट पीक का नाम, और वही वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक का नाम है अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी अन्नामलाई की पहाड़ियों पर सिचुएटेड है। फिर देखो, वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज डेक्कन ट्रैप। मैंने आपको बताया था जो पेनिसुलर प्लेट्यू है अपना, वो ब्लैक सॉइल से मिलकर बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पे वॉल्केनिक इरेप्शन हुआ है काफी टाइम पहले से, और वो जो मॉल्टन मैग्मा और लावा निकलकर बाहर आया और उसके सॉलिडिफाई होने के बाद में जो सॉइल का फॉर्मेशन हुआ वो ब्लैक सॉइल थी। दिस इज ऑफ वॉल्केनिक ऑरिजिन। देखो, वॉल्केनिक ऑरिजिन की वजह से ये सॉइल बनी है। नेक्स्ट, हेंस द रॉक्स आर इग्नियस। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डेन्यूडेड ओवर टाइम
एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल। इन्हीं की वजह से ब्लैक सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है। किसकी वजह से? जो इग्नियस रॉक थी, जो मोल्टन मैग्मा के बाहर निकलने के बाद सॉलिडिफाई हुई और उन्हीं के बाद में डिन्वेड होने के बाद में जब वो इरोड हुई, डिन्वेड हुई ओवर द टाइम, और उसी की वजह से यही रेस्पॉन्सिबल है ब्लैक सॉइल के फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अब देखो अरावली रेंजेस का एक्सटेंशन दिखाया गया है हमें। अरावली रेंजेस मेनली अपने को देखने में सिर्फ राजस्थान में देखने को मिलती है, लेकिन एक्चुअली में इनका एक्सटेंशन दिल्ली से लेकर गुजरात तक है। देखो ये लिखा हुआ है, द अरावली हिल्स लाई ऑन द वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू। दीज आर हाईली eroded hills and found broken hills. They extend from the Gujarat to Delhi and southeast in and the northeast direction. ये सबसे ज्यादा eroded hills है। इसका रीजन ये है कि अरावली हिल्स जो है वो वर्ल्ड की ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। पूरे विश्व में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला जो है वो अरावली रेंज है। नेक्स्ट देखो, अब हम देखेंगे नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन, दैट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट के बारे में। The Indian desert lie towards the western margins of the Aravalli Hills. It is an undulating sandy plain covered with the sand dunes. देखो ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है? हमने देखा अरावली रेंजेस के बारे में। अरावली रेंजेस के बिल्कुल वेस्ट पार्ट में यहाँ पे इंडियन डेजर्ट पाया जाता है, जिसको हम थार डेजर्ट के नाम से भी जानते हैं। और यहाँ पे डेजर्ट का पाया जाना किसके लिए? ये रिस्पॉन्सिबल है अरावली रेंजेस यहाँ पे डेजर्ट होने की वजह से। ये अरावली रेंजेस है, इसकी वजह से यहाँ पे मॉइस्चर नहीं आ पाता है, बारिश नहीं हो पाती है, और उसी की वजह से यहाँ पे जो एरिया है वो डेजर्टिक टाइप है। दिस रीजन रिसीव वेरी लो रेनफॉल। यहाँ पे बहुत कम रेनफॉल होती है बिकॉज ऑफ अरावली रेंजेस। बिलो 150 mm पर ईयर, 150 mm से भी कम बारिश होती है यहाँ पे। इट हैज एरिड क्लाइमेट विथ लो वेजिटेशन कवर, क्योंकि यहाँ पे बारिश कम होती है इसलिए वेजिटेशन भी नहीं होगी। Streams appear during the rainy season. Soon after they disappear into the sands and they do not have enough water to reach sea. Luni is the only large river in the region. देखो लूनी इकलौती ऐसी रिवर है जो थार डेजर्ट में बहती है। बरछांस, देखो बरछांस इंपॉर्टेंट टर्म है। किसको बोला जाता है? ये आप देख रहे होंगे पिक्चर में, ये जो क्रिसेंट टाइप शेप बनती है, जो सैंड्यून्स बनते हैं, मिट्टी के जो टेले बनते हैं, उनमें ये क्रिसेंट शेप बनती है, क्रिसेंट स्ट्रक्चर लाइक शेप बनती है। इनको लोकली बरछांस के नाम से जाना जाता है, जो मेजरली हम थार डेजर्ट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखो, अब देखो अपना नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन है कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स के बारे में देखते हैं। हमने अभी देखा था वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स के बारे में। तो वेस्टर्न घाट से लेकर ईस्ट वेस्ट कोस्ट के बीच का जो इलाका है वहां पे वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं, और ईस्टर्न घाट और ईस्ट कोस्ट के बीच का जो इलाका है वहां पे ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स पाए जाते हैं। देखो द पेनिसुलर प्लेट्यू इज फ्लैंक्ड बाय द स्ट्रेच ऑफ नैरो कोस्टल स्ट्रिप्स रनिंग अलोंग द अरेबियन सी ऑन द वेस्ट एंड द बे ऑफ बंगाल ऑन द ईस्ट। द वेस्टर्न कोस्ट सैंडविच्ड बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इज अ नैरोअर प्लेन। ये हमने देखा था कि वेस्टर्न घाट की तरफ जो प्लेन्स है वो नैरो है, क्योंकि वहां पे माउंटेन्स रेगुलर है जो वेस्टर्न घाट्स के, और ईस्टर्न घाट्स के जो प्लेन्स है वो ब्रॉड है, क्योंकि वहां के जो माउंटेन्स है वो इरोडेड है और इरेगुलर है। द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कोस्ट इज कॉल्ड द कोंकण एंड द सेंट्रल स्ट्रेच। देखो ये है अपना पेनिसुलर प्लेट्यू। अब अपन ने वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स और ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स इनको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया है। जो यहाँ का नॉर्दर्न पार्ट है इसको हम कोंकण प्लेन्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट उसको हम कन्नड़ प्लेन्स के नाम से, यानी कि महाराष्ट्र और मुंबई का इलाका जो होगा उसको हम कोंकण प्लेन्स के नाम से जानेंगे। फिर यहाँ वाला इलाका जो होगा उसको हम कन्नड़ प्लेन्स के नाम किससे जानेंगे। और नेक्स्ट देखो, वाइल द साउथर्न स्ट्रेच इज रेफर टू एज मालाबार कोस्ट। लास्ट में जो केरला का इलाका होगा उसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। सेम हमने ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स को भी ऐसे ही डिवाइड किया है। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल इन द northern part it is referred as the northern sarkar, while the southern part is known as कोरोमंडल कोस्ट। जो अपर पार्ट है, जो नॉर्दर्न पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न सरकार के नाम से जानते हैं, और जो साउथर्न पार्ट है उसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, यहाँ पे बहने वाली कुछ मेजर रिवर्स के नाम दिए गए हैं, such as the Mahanadi, Godavari, Krishna, Kaveri have formed extensive delta on this coast
लेक चिल्का इज एन इम्पोर्टेंट फीचर अमॉन्ग द ईस्टर्न कोस्ट। ईस्टर्न कोस्ट पे कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स के नाम दिए गए जिनमें है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी, और इन्हीं में एक लेक है जो है कि चिल्का लेक, जो कि उड़ीसा स्टेट में पाई जाती है और इंडिया की सबसे लार्जेस्ट खारे पानी की झील है ये। ठीक है, ये देखो, द चिल्का लेक इज द लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक इन इंडिया, लाइज इन द स्टेट ऑफ ओडिशा टू द साउथ ऑफ महानदी डेल्टा। महानदी डेल्टा के बिल्कुल साउथ में पाई जाती है और इंडिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। नेक्स्ट देखो, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन एंड द लास्ट ऑल्सो, दैट इज द आइलैंड ग्रुप्स ऑफ इंडिया। इंडिया के पास दो आइलैंड ग्रुप्स हैं, पहला है लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप और दूसरा है अंडमान एंड निकोबार। इनके बारे में देखते हैं। देखो द लक्षद्वीप आइलैंड ग्रुप लाइंग क्लोज टू द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। हमने देखा था अभी जो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स थे उनमें जो साउथवर्ड एक्सटेंशन था उसको हमने मालाबार कोस्ट का नाम दिया था, जो कि केरला स्टेट में सिचुएटेड था। वहीं पे उसी के बिल्कुल दिस ग्रुप आइलैंड इज कंपोज्ड ऑफ स्मॉल कोरल आइलैंड। देखो कोरोमंडल कोस्ट के बिल्कुल पास में पाया जाता है लक्षद्वीप आइलैंड, और इसको हम कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। अर्लियर दे वर नोन एज लक्कदीव एंड मिनिकॉय एंड अमनदीवी। इसका पुराना नाम था लक्कदीव, मिनिकॉय एंड अमनदीवी। ये इसका लक्षद्वीप आइलैंड का पुराना नाम था। इसको हम कोरल आइलैंड के नाम से क्यों जानते हैं? देखो कोरल्स आर द ऑर्गेनिज्म। कोरल ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरह से ये समझो कि वो कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रीट करते हैं, या फिर जब तक वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है तब तक पानी में पाए जाते हैं और उनके डेड होने के बाद में वो एक चट्टान का फॉर्मेशन कर लेते हैं जिसको हम कोरल के नाम से जानते हैं। और लक्षद्वीप आइलैंड्स जो है वो ऐसे ही कोरल से मिलकर बना हुआ है, इसीलिए हम इसको कोरल आइलैंड के नाम से भी जानते हैं। इसका टोटल एरिया देखो 32 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है इसका। कवरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर ऑफ द लक्षद्वीप। कवरती इसका एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है और इसीलिए इसको कैपिटल भी बना दिया गया। दिस आइलैंड ग्रुप हैज ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फ्यूना। द पिटी आइलैंड विच इज अनहेबिटेड हैज ए बर्ड सेंचुरी। पिटी आइलैंड पे एक बर्ड सेंचुरी भी सिचुएटेड है और एक बहुत ही अच्छी फ्लोरा एंड फ्यूना यहाँ पे देखने को हमें मिलती है। नेक्स्ट देखो अंडमान एंड निकोबार के बारे में देखते हैं। देखो अंडमान निकोबार बे ऑफ बंगाल में सिचुएटेड है। They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of island is divided into broad categories. The Andaman in the north and the southward extension जो है उसको हम निकोबार बोलते हैं, जो northward extension है उसको हम अंडमान के नाम से जानते हैं। It is believed that these islands are an elevated portion of submarine mountains. देखो जैसे लक्षद्वीप आइलैंड था वो कोरल से मिलकर बना हुआ था, इसलिए हम उसको कोरल आइलैंड बोलते हैं। लेकिन जो अंडमान निकोबार आइलैंड है वो माउंटेन्स के सबमर्ज होने की वजह से बना है, इसलिए ये सबमरीन माउंटेन्स के नाम से भी जाना, सबमरीन माउंटेन की वजह से इसका फॉर्मेशन हुआ है जो अंडमान निकोबार है उसका। These island group are of great strategic importance of the country. This is a great diversity of flora and fauna. इस पे भी number of diversities में flora and fauna पाए जाते हैं। These islands lie close to the equator and experience equatorial climate, has a thick forest cover. क्योंकि ये इक्वेटर पे सिचुएटेड है इसलिए यहाँ पे हमें इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। जैसे कि इंडिया के बिल्कुल मिडिल से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होकर गुजरता है, उसकी वजह से इंडिया में टेम्परेट क्लाइमेट देखने को मिलता है, वैसे ही ये इक्वेटर्स में सिचुएटेड है अंडमान निकोबार, इसलिए यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट देखने को मिलता है। और इंडिया का एक एक्टिव वॉल्केनो भी है जो कि अंडमान निकोबार के बैरल आइलैंड ग्रुप पे सिचुएटेड है। ओके, दिस इज अवर क्लास, और यहाँ पे अपन ने इंडिया के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ लिया है। अब हम मिलेंगे नए चैप्टर और नए जोश के साथ, दैट इज द ड्रेनेज सिस्टम ऑफ इंडिया। टिल देन स्टे कनेक्टेड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।